हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज संगम और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गैसीय अपशिष्ट क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से गैसीय अपशिष्ट क्या है। तो देखो मेरे भाई, गैसीय अपशिष्ट की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है सब्जी एवं फलों के छिलके। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि घरों की नालियों का गंदा पानी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। देखो, आप जैसे क्वेश्चन को पढ़े होगे तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि यहाँ पे गैसीय अपशिष्ट की बात की गई है, तो जो भी रिलेटेड होगा आंसर हमारा वो गैस से रिलेटेड ही होना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, जो कि गैस की बात करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो ये क्या कहलाता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परजीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सहभोजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मृतोपजीवी कहते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है सहजीवी कहते हैं। तो आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, मैं बात करूं अगर परजीवी की, तो इसमें क्या करता है कि एक जीव दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है और दूसरे जीव को भी प्रभावित करता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमसे पूछा है दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी सहभोजी, इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा लेकिन उस दूसरे जीव को प्रभावित नहीं करेगा। अगर मैं बात कर दूं एग्जांपल की, आसानी से समझ में आ जाए तो मैं एग्जांपल बताऊं। जैसे भैंस के ऊपर अगर कोई कौवा बैठा हुआ है और उसके पीठ से कीड़ों को निकाल के खा रहा है, तो उसमें कौवे का भी फायदा हो रहा है और भैंस को भी फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि उसमें किसी दूसरे को नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। आपको बताना है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, तो देखो यदि मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की उपराष्ट्रपति, तो आपको यह बात पता होगी कि उपराष्ट्रपति को हम पदेन सभापति भी कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या करते हैं, राज्यसभा में होने वाले समस्त कार्यक्रम का संचालन यही करते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो मेरा सही आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, यानी कि आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी पाई जाती है। एंड ऑप्शन नंबर डी बलुई मिट्टी पाई जाती है। यदि आपको थोड़ी सी भी खेती के बारे में जानकारी है तो इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पे जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि भूकंप को हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फिजियोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कार्डियोग्राफ। एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बैरोग्राफ। तो आपको यही बताना है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो जो यहाँ पे मेरा सही आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। और इसके बारे में एक और बात बता दूं आपको कि जो गिर राष्ट्रीय पार्क है यह एशियाई शेरों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, आपको यह बताना है कि किस राज्य में है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया वह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। एंड ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है गुजरात में। ठीक है, यानी कि जो मेरा गिर राष्ट्रीय पार्क है वह गुजरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, यानी कि आपको यह बताना है कि अगर मनुष्य 2 पैरों पर चलता है तो इसका सबसे अधिक लाभ कौन सा है। तो भाई, ये मेरा पेडागोजी का क्वेश्चन है और मैंने आपको बार बार बताया कि आप क्या करिए, पहले दिए गए चारों ऑप्शनों को पढ़िए, उसमें से जो भी आपका सबसे अच्छा आंसर होने वाला उसे क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। क्योंकि पेडागोजी में ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन आपको लगेगा कि ये सही है, बट आप पहले चारों ऑप्शनों को पढ़िए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, यानी कि मुख्य काम होता है कि शरीर को अच्छा आधार देना। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए यह तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शरीर का भार कम होना। 2 पैरों पे चलने और 4 चीजों पे चलने से शरीर का भार कम नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी मेरा क्या हो गया,
खत्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी के अगर अधिक तेज चाल, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप दो पैरों पे चलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मेरा जो ये विकल्प था वह दिए गए विकल्प में सबसे अच्छा था। यानी कि हाथ जब स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे किस चरण में आते हैं? आपको पता होगा किसको प्रथम चरण को उपभोक्ता कहते हैं, किसको द्वितीय चरण को उपभोक्ता कहते हैं और किसको तृतीय चरण में गिनते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो जंतु शाकाहारी होते हैं वे जो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं वे किस चरण में आते हैं। तो मेरे भाई आपको पता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम चरण का उपभोक्ता, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? आपको यह बताना है कि सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वह कौन है। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया यूपी टेट ईवीएस की, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप इन क्वेश्चन को अंतिम समय में क्या करिए, एक बार रिवीजन करके ही पेपर देने जाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मंगल, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बुध। आपको यह बताना है कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि बुध, यही हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आपको यह बताना है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, ऑप्शन नंबर बी किसी स्थान का अजीविक घटक, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां पे जीव रहते हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो आपको पता होगा कि जो हम इकोसिस्टम की बात करते हैं यानी जीव समुदाय जिस जगह पे रहता है उसके चारों तरफ के वातावरण से रिलेट करके करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि निरीक्षण विधि की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। सबसे पहला आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नहीं पूछा है और अगर आपने है समझ के उस क्वेश्चन को बना दिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये तो मनोवैज्ञानिक विधि है, यह तो विशेषता है, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे पूछा कौन नहीं है तो हमारा यह भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में काम करता है। तो देखो मेरे भाई, आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप एक प्रशासक के रूप में नहीं हो सकते, क्योंकि प्रशासक का काम क्या होता है, अपने नियम कानून को मनवाना, जो कि आप एक बच्चे के साथ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा क्या हो गया, दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप एक प्रशासक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि जैविक समुदाय में कौन प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। अभी सेम क्वेश्चन को मैंने पढ़ा यहीं पे, वो क्वेश्चन थोड़ी सी भाषा बदल के दिया हुआ था। ठीक है, उसमें आपसे पूछा था कि जो शाकाहारी जीव होते हैं वह किस चरण में आते हैं, प्राथमिक में आते हैं। अब उसमें उल्टा करके पूछ दिया कि बताइए जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे कौन से जीव होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, शाकाहारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र क्या कहलाता है। आपको बताना है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक चक्र, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा मेरा वह है जैव भू रासायनिक चक्र, यानी राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। आपको बताना है चिपको आंदोलन जो कि बहुत ही फेमस आंदोलन चला था, जिसमें वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लोग क्या करते थे, पेड़ों को पकड़ के खड़े हो जाते थे और काटने वालों का विरोध करते थे। तो आपको यही बताना है कि बताओ चिपको आंदोलन के जो प्रणेता यानी कि जो लीड रोल में नेता थे, जो इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ा रहे थे, वे इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा है, एंड ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मदर टेरेसा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन गलत हो गया। मदर टेरेसा भी मेरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। आपको बताना है कि ज्वर नियंत्रण का मतलब क्या होता है, बुखार के नियंत्रण में। तो आपको यही बताना है कि बुखार के नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक कौन सी दवा का यूज किया जाता है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी जो दिया गया है पैरासीटामोल, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही जवाब हो गया। इससे हम लोग क्या है, रंग रंग से वाकिफ हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ठीक है, आपको यह बताना है कि जो निम्नलिखित वाहनी ईंधनों का मतलब क्या होता है कि वाहन में जो ईंधन प्रयोग किए जाते हैं वह इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही का मतलब क्या, कि जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है डीजल, जो कि नहीं हो सकता, डीजल से प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, तो पेट्रोल से भी प्रदूषित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि अब इसको कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो आपको पता है कि आजकल सरकार क्या कर रही है, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों को बंद करके सीएनजी वाली गाड़ियों को चला रही है, क्योंकि जो सीएनजी वाली गाड़ियां होती हैं वह प्रदूषण कम करती है। तो मैंने अब जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है, यानी कि कौन सा ऐसा सूक्ष्मजीवी है जो दही बनने में, दूध से दही बनने में क्या करता है, सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर सी रेट्रोवायरस एंड ऑप्शन नंबर डी लैक्टोबैसिलस। तो आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पे मेरा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैक्टोबैसिलस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, यानी जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे हम बातें करते हैं ए पी, ए बी और ओ के बारे में, तो इसमें आप ये भी मुझे बता दीजिए कि ओ को क्या कहते हैं और ए बी को क्या कहते हैं। अगर मैं पूछ दूं कि सर्वग्राही कौन सा ग्रुप होता है तो आप बोलोगे ए बी होता है। अगर मैं पूछूं कि सर्वदाता कौन सा होता है तो आप बोलोगे ओ ग्रुप का होता है। तो आप ये बताओ कि जो मानव रुधिर वर्ग था इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का लैंस स्टीनर ने की थी, ऑप्शन नंबर बी जेनिंग्स ने की थी, ऑप्शन नंबर सी पेंटिंग एवं मास्ट ने की थी एंड ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। तो मेरे भाई यहाँ पे जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल लैंस स्टीनर ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई ऑप्शन आप देख ही रहे हो, ऑप्शन के बारे में आप जानकारी रखे हैं तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। जैसे कह रहा है कि 14 सितंबर को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को तो नहीं मनाते, टीचर्स डे मनाते हैं, सबको पता है। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है एंड बात कर रहा है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी की हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर हो जाएगा हिंदी दिवस के बारे में वो है मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु दाब नापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है, यानी आपको यह बताना है कि जिससे हम वायु को दाब को मापते हैं वह इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि जो थर्मामीटर होता है वह टेम्परेचर मापने के लिए आता है सकता। ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर जो कि आर्द्रता को मापने के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ के बारे में हमने अभी पढ़ा, यह भूकंप मापने के काम में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी मेरा क्या हो गया, रॉन्ग। तो मेरा सही जवाब जो होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैरोमीटर। तो वायु दाब मापने के लिए क्या आता है, बैरोमीटर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा में कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो कि मुख्य कारक है। तो देखो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि इसमें कि NO2 और SO2 जो चीजें ऐसी होती हैं ये क्या होती है, अम्लीय वर्षा में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो मेरे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह है SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, एक और बात याद रखिए, यहाँ पे अम्लीय वर्षा के कारण ही हमारे ताजमहल का जो रंग है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, व्हाइट से पीलापन का उसमें गुण आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही घातक होता है बिल्डिंग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से रसायन का प्रयोग आम पकाने के लिए किया जाता है। आम फलों का राजा कहलाता है और यदि कभी आपने आम को पकाया तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि कार्बाइड का नाम लिया जाता है। किसका नाम, कार्बाइड का। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड। जो मेरा यहाँ पे सही जवाब होने वाला है वह है मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं मेरे भाई, करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का यूज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, यानी आपको बताना है कि यदि आप गंदा पानी पी रहे हो तो कौन सी बीमारी उससे फैलती है। ऑप्शन नंबर ए करा एड्स, ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया एंड ऑप्शन नंबर डी करा टिटेनस। तो आपको पता होगा यहाँ पे जो मेरा सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइफाइड। तो दूषित जल पीने से क्या होता है, टाइफाइड की बीमारी फैलती है, इसलिए हमें साफ जल पीना चाहिए। ठीक है, और पानी जितना हो सके बचाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि जो पौधे होते हैं वह जल को, यानी भूमि से पौधे जल को किसके द्वारा ऊपर अपने तनों तक पहुंचाते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। आपको यह बताना है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करा जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कैम्बियम के द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी पैलिसेड के द्वारा। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम दो चीजें होती है, और अगर बात करें जल का अधिग्रहण तो ज से जल एंड ज से जाइलम, इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, यानी सबसे पहले किसकी रचना की गई थी, आपको यह बताना है कौन से साहित्य की रचना सबसे पहले की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करा ऋग्वेद की, ऑप्शन नंबर बी सामवेद की, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद की एंड ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद की। तो आपको पता है जो सबसे पहले वेद खोजा गया था उस वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। यही इसी को हम क्या कहते हैं, सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार पाया जाता है, आपको यह बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो पाई जाती हैं। तो सबको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन गैस की तो 78% पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करूं ऑक्सीजन की तो 21%, यानी ये जो दो ऐसी गैसें हैं जो जिनका प्रतिशत क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पे 78 और 21 को ऐड करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होने वाला वह है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, यानी कि अगर आप पर्यावरण अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो क्लास में तो शैक्षणिक भ्रमण यानी उसके दौरान जब बच्चों को किसी चिड़ियाघर में लेके चले तो शैक्षिक भ्रमण का क्या उपयोग होता है किसी पर्यावरण के अध्ययन में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, तो ये तो सही बात नहीं है। अगर हम किसी बच्चे को भ्रमण करा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, हाँ ये बात सही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को भी देखेंगे, समाजीकरण को बढ़ावा देना, ऐसी कोई बात नहीं। समाजीकरण को बढ़ावा देना हमारा कोई मतलब नहीं होता है। हमारा मेन मकसद है बच्चों को क्या करें, उस चीज को दिखा के उस चीज के बारे में बताएं ताकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उसका क्या कर सके, अनुभव कर सकें। यानी कि जो यहाँ पे मेरा सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। कह रहा है कि सतत का मतलब होता है लगातार और व्यापक का मतलब बड़े पैमाने पे। तो लगातार और बड़े पैमाने पे मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है। यदि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसका टेस्ट लेना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है इसके बारे में। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। हमसे पूछा कि क्यों आवश्यक है और दे रहा है कि नहीं, तो नहीं वाला तो ऑप्शन मेरा होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ये गलत बात है। हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों की प्रगति क्या हो, लगातार आगे की तरफ बढ़ती रहे, उन्हें रोकना हमारा काम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो मेरे भाई आपको पता है यही आंसर मेरा क्या होने वाला, सही आंसर। क्योंकि अगर हम निरंतर रूप से अपने बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं, तो आने वाली परीक्षाओं से उनका जो भय होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्कर्वी रोग, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है थकान। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि जो रतौंधी की बात करें तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से, यानी कि ये वाला तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमसे पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा नहीं होगा। और यदि मैं बात करूं विटामिन बी की, तो विटामिन बी से होता है बेरी, तो विटामिन बी यानी कि बेरी भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होने वाला है विटामिन सी से क्या होगा, स्कर्वी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? आपको बताना है कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत यानी कि पृथ्वी से सबसे पहली जो परत होती है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल एंड ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। तो सबको पता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्षोभ मंडल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी पद्मजा नायडू, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी एंड ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता। ये नाम सुना भी होगा, जो मेरा यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि किरण बेदी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला जो गैंडा है वह वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपको यह बताना है कि किस वन्यजीव अभ्यारण्य में असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और वह असम का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मानस, ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गिर जंगल, ऑप्शन नंबर डी कान्हा। तो यहाँ पे जो मेरा सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि काजीरंगा। ठीक है, तो काजीरंगा में क्या पाया जाता है? काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और ये काजीरंगा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह है असम में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन से हैं? अब सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो पहला कह रहा है गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने एंड ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक देव ने। तो आपको पता है मेरा जो यहाँ पे सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक देव ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता, मेरे ख्याल से क्वेश्चन दूसरी बार आपके सामने आया है तो आपको इसका जवाब जरूर देना है। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह है मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। बैरोग्राफ से क्या करते हैं? वायु दाब को मापते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। आपको बताना है तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है उनका नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ये बताना है कि लोक नृत्य जो बिहू है वह किस राज्य का है। तो ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार ना सिर्फ यूपी टेट के टीचिंग एग्जाम में बल्कि अन्य एग्जाम में जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सभी में प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम का। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? अगर मैं बात करूं खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह की तो इसमें जो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है वो होने वाला है मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खाद्य जाल कहते हैं। देखो, खाद्य जाल और खाद्य चक्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला के समूह क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि अब आपका लास्ट में चला यूपी टेट के एग्जाम के लिए। तो पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पेपर में जाइए और अपने पेपर को अच्छे तरीके से करके वापस आइए और पूरे विश्वास के साथ अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आपका एग्जाम क्लियर होने ही वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा कौन सी नहीं है पूछा है, ऐसा नहीं कि कौन सी है ये सोच के आप जवाब दे दें। ठीक है, कौन सी गैस नहीं है तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि CO2, तो मेरे भाई ये तो मेरा ग्रीन हाउस गैस है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है N2O, तो ये भी मेरी कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है। हमसे तो पूछा है कौन सी नहीं है, तो जो इसमें मेरा सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? आपको यह बताना है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी बच्चों को जो हम होमवर्क देते हैं उस होमवर्क के बारे में दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला ऑप्शन कह रहा है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। तो मेरे भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चे के माता पिता को नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इसमें अभिभावकों को व्यस्त रखने का कोई कारण नहीं हो सकता है, तो ये हमारा जवाब नहीं होने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया? गलत हो गया।
फिर कह रहा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो ये आप शिवाजी के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले सारे ऑप्शन को देखोगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो गृह कार्य का मतलब ये नहीं कि क्लास में आपने क्या पढ़ाया सिर्फ वही चीजें दी जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ऐसे कोई जरूरी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या होगा, गलत। तो मेरा जो यहाँ पे सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृह कार्य देते समय हमें बच्चे की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए कि किस स्तर का बच्चा है, उसे कितने प्रश्न दिए जाए, ठीक है। एक क्लास में एक स्तर के बच्चे नहीं बैठते हैं, तो सारे बच्चे अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार आपके सामने आते हैं और आपको गृह कार्य देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कौन से बच्चे की कितनी क्षमता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि अगर कोई टीचर है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कोई बच्चा क्या है, तनावग्रस्त है, ठीक है। तो उसके कौन से ऐसे प्रदर्शन होंगे, उसकी कौन सी ऐसी मनोवृत्ति होगी जिसके कारण आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा तनावग्रस्त की स्थिति में है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ाई में पूरी एकाग्रता, यदि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो हम कैसे पता करेंगे उसके अंदर कौन सी कमी है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। कह रहा है कि बहुत बात करना, ये कोई तरीका नहीं होता किसी बात को पता करने का। हाइपर एक्टिविटी, अगर बच्चा अति सक्रियता व्यक्त कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्लास के लिए अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में है तो यह क्या हो सकता है, हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। हमसे पूछा है कि कैसे आप पहचान करोगे बच्चे की, तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आक्रामक व्यवहार, यानी क्लास में बच्चा आक्रामक व्यवहार कर रहा है, अपने सहपाठियों के साथ अच्छे से मेल जोल बना के नहीं रह रहा है, बच्चों से झगड़े कर रहा है, तो इस तरीके से शिक्षिका क्या कर सकते हैं, उसको पता कर सकती है। यानी कि जो मेरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, आक्रामक व्यवहार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से क्या कंडीशन हो सकती है। यानी कि कक्षा 5 का एक बच्चा है समीर नाम का, जो अपने पर्यावरण की जो उसकी शिक्षिका है उनके द्वारा दिए गए कार्यों को स्कूल में चेक नहीं करवाता है, बना के लेके नहीं जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर एक है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोक देना चाहिए। तो ये गलत बात है। देखो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जरूरी है, तो बच्चे को खेलना कूदना भी क्या है, उतना ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ठीक है मेरे भाई, ये मेरा सही जवाब लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन नंबर सी को भी देखेंगे। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो यदि बच्चा कोई गलत व्यवहार स्कूल में कर रहा है तो सीधे आप उसके अभिभावक के पास नहीं पहुंच सकते, पहले आप अपने स्तर से क्या करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो मैंने पहले आपसे ये बात बता दी कि पहले आप अपने स्तर पे क्या करिए, बच्चों को समझाइए, उसके बाद क्या करना है बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ पे सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले अनियमितता के कारणों को पहचानो, अपने स्तर पर उसका क्या करो, सुधार करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्लेक्सिया मुख्यतः, फिर खाली स्थान लिखा है कि समस्या के साथ संबंधित है, यानी कि आपको मेन रूप से ये बताना है कि डिस्लेक्सिया जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित है। तो मेरे भाई इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया, पठन से संबंधित बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है बोलने से, तो ये तो मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बोलने और सुनने से, ये फिर से गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पढ़ने से, तो पठन से संबंधित जो बीमारी है उससे हम क्या बोलते हैं, डिस्लेक्सिया बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को किस बात पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को किस बात पे ध्यान देना चाहिए। यदि आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज के टीचर बन गए तो आपको किस बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखो परीक्षाओं पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ परीक्षाओं के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए एवं सम्मान देना चाहिए। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, लेकिन हम आगे के ऑप्शन को भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना चाहिए। देखो भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, ना कि बच्चे के माता पिता को, ठीक है। तो बच्चे के माता पिता की बातों को सुनिए जरूर, लेकिन आपका सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, बच्चों के ऊपर। यानी कि जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चा जो ग्रस्त है, कौन सी बीमारी से ग्रस्त है, वो क्या करता है, SAW सा को WAS वाच पढ़ता है, यानी वर्ड को उल्टा करके पढ़ देता है। न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, यानी कि उसे अगर मैं बात करूं W और M में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। तो आप बताओ कि वो बच्चा किस बीमारी से
ग्रसित है। तो मेरे भाई ये पढ़ने से संबंधित बीमारी ही है। और सेम क्वेश्चन अभी मुझसे पूछा था जो कि किससे, डिसलेक्सिया, यानी कि उस बच्चे को पठन संबंधी एक बीमारी, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं पठन वैफल्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। देखो भाई, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का एक रिश्ता होता है अपने आप में, तो हम ये नहीं कह सकते कि विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, स्वभाव में अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो ऐसा नहीं है, विद्यार्थी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। ऑप्शन नंबर बी भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक आपके सामने रखेगा। ऑप्शन नंबर सी भी मेरा क्या हो गया, गलत। तो बचा एक ही ऑप्शन मेरा सही होने वाला है, यानी कि वह अपने निर्णयों में क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। उसे क्या काम करना है वो उसमें अपने निर्णय खुद ले पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से हमने क्या किया, इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ईवीएस के प्रश्न को देख लिया जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पेपर में जाने से पहले इन क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।